पिछले सीरीज की तरह आज भी हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे। इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज है जिसमें कुछ प्रमुख टॉपिक हैं, जैसे मैं बताता हूँ। रेवेंस प्रोग्रेसिव थ्योरी है, फ्लैशबैक मेमोरी है, इवान पावलो है और कोहलबर्ग की थ्योरी है। से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जिसमें आपको आज फिर से 30 क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम व्यतीत किए। नोट डाउन जरूर करते जाना, रब पेन लेके बैठना। इससे क्या होगा कि जो भी कभी रिवीजन करने के दौरान इसमें आसानी से तुम लोग याद कर सकते हो, उसको रिवाइज कर सकते हो कम टाइम में। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों बोलने की कोशिश करूंगा और क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होता है लेकिन कोशिश करूंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, आज की कक्षाओं में अब डॉट डॉट शिक्षार्थियों का स्वागत होता है। किस शिक्षार्थियों का स्वागत होता है? बोल रहा है कि आज की कक्षाओं में अब किस शिक्षार्थियों का स्वागत होता है। तो प्रतिभाशाली, विविध या फिर प्रतिभाशाली। देखो ये दोनों हिंदी में तो एक दिए हैं लेकिन इंग्लिश में इसका डिफरेंस है, कोई नहीं देख लेंगे। विशिष्ट जरूरतमंद, तो ये पूछ रहे हैं बेसिकली कि आज की कक्षा में अब हम किस शिक्षार्थियों का स्वागत करते हैं। टू जस्ट क्लासरूम नाउ वेलकम डॉट डॉट लर्नर्स। टैलेंटेड डाइवर्स, यहाँ पे गिफ्टेड है, यहाँ पे टैलेंटेड है, ये डिफरेंस देखना थोड़ा सा। हिंदी में एक ही कर दिए हैं। स्पेशल नीड्स, तो आजकल हम लोग किस प्रकार के, ये देखो इमेज देखो, इसे कुछ पता चलेगा। आज लोग हम किस प्रकार के चिल्ड्रन को, जो एक डाइवर्सिटीफाई हो, मतलब जिसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल गुण हो, तो उनको जाहिर सी बात है हम स्वागत करेंगे उन शिक्षार्थियों का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर, डाइवर्सिफाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, बहुत ईजी क्वेश्चन रहते हैं और इसमें क्या रहते हैं कि जितना भी पिछले सालों के कई बार ये लोग रिपीट किए होते हैं। क्वेश्चन देखने से आप लोगों को यही भी है और साथ में टॉपिक भी पता चलेंगे क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं। तो सीरीज के साथ बने रहो। पिछली सीरीज अगर ना देखा हो तो जरूर देखिएगा जाकर के, उसमें भी बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक कराए हैं और ये सीरीज में लगभग 1500 क्वेश्चन सीरीज चल रही है। ये सीरीज का 25 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, नींद की अल्पावधि कमी शिक्षार्थियों को प्रभावित करती है। नींद की अल्पावधि के बारे में आपको बताना है कि कम नींद ले रहा है कोई भी शिक्षार्थी, वो शिक्षार्थी की बात कर रहे हैं, तो क्या प्रभावित करेगा? वचन में वृद्धि हो जाएगा, मधुमेह का खतरा बढ़ेगा, कमजोर प्रतिरक्षा होगा या एकाग्रता और स्मृति को कम करेगा। देखो इंग्लिश पढ़ता हूँ। शॉर्ट टर्म डिफिसिट ऑफ स्लीप अफेक्ट लर्नर्स बाय, क्या अफेक्ट करेगा? इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ डायबिटीज या फिर वीकनिंग इम्यूनिटी या फिर रिड्यूसिंग कंसंट्रेशन एंड मेमोरी। देखो होता तो तीनों चारों हैं ये, लेकिन हर स्टेज में अलग प्रॉब्लम होती है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली शिक्षार्थियों की बात की जा रही है, तो लगभग 0 से लेकर 18 साल तक, और जो भी उसमें भी एडोलेसेंस की मुख्यतः इसमें बात होगी। तो मेन सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा एकाग्रता और स्मृति को कम करना। ये देखो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अगर कम नहीं ले रहा है बच्चा तो उसमें ये प्रॉब्लम होगी, हालांकि ये सारी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका आंसर हो जाएगा 4, 2 का। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, भारत में शिक्षा में असमानता निम्न में से किस कारण कम हो गई है। आपको बताना है कि भारत में शिक्षा में असमानता किस कारणों से कम हो रही है। तो धार्मिक हस्तक्षेप के कारण से कम होती है, समाज सुधार के कारण हो रही है, संवैधानिक प्रावधानों के कारण हो रही है, फिर सांस्कृतिक विविधता के कारण हो रही है। इनइक्वलिटी इन एजुकेशन हैज बीन रिड्यूस्ड इन इंडिया ड्यू टू, किस कारण से? रिलीजियस इंटरवेंशन, सोशल रिफॉर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन या फिर कल्चरल डाइवर्सिटी। आप लोग बताओ इसको कौन सा आंसर हो जाएगा। देखो शिक्षा में जो असमानता होती है ना, तो धार्मिक हस्तक्षेप से तो बहुत ज़्यादा असमानता बढ़ती है। संवैधानिक समाज सुधार से भी ऐसा कुछ होता है कि एक समाज के लोग अपने ही समाज को प्रियता देते हैं, और सांस्कृतिक विविधता भी अपने ही संस्कृति के लोगों को विविधता है। लेकिन संवैधानिक प्रावधान जो होता है वो सभी के लिए समान होता है। देश में केवल एक संविधान का रूल होता है, खासकर डेमोक्रेसी कंट्री जैसे हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है। तो ये सबसे बेस्ट आंसर, यही आंसर होगा इसका। और ये तीनों तो बिल्कुल ही सही नहीं होंगे। थर्ड का जो आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, ठीक है। तो संवैधानिक प्रावधान अगर हैं तो बहुत ही आसानी से हर कोई पढ़ाई कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा राइट टू एजुकेशन जैसे कानून भी हैं, राइट RTE कानून है, 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा के लिए बहुत सारे कार्यक्रम हैं। बालिका स्कूल चले हम, और भी बहुत सारे कार्यक्रम देख लेना, तो काफ़ी विविधता होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, NIOS शिक्षा की डॉट एजेंसी का एक उदाहरण है। NIOS शिक्षा मतलब NIOS का फुल फॉर्म बताना है, पहले सोचो क्या होगा, पहले ऑप्शन देख लो। तो NIOS शिक्षा की डॉट एजेंसी का एक उदाहरण है। किस एजेंसी का एक उदाहरण है? गैर औपचारिक, औपचारिक, NGO या फिर अनौपचारिक के रूप में। देखो NIOS है क्या? ये NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग मतलब दूरस्थ शिक्षा, ठीक है। तो ये आप दूर से मतलब घर बैठे शिक्षा कर सकते हो, यानी इसमें पेपर देने जाना होगा, असाइनमेंट लिखना होगा, बाकी सारा काम आपको रेगुलर क्लास नहीं करनी होगी। जैसे कि
आजकल ये जो रेगुलर कॉलेज हैं उनमें करना होता है। तो ये पूछा है NIOS इज द एग्जाम्पल ऑफ डाटा एजेंसी एजुकेशन है, नॉन फॉर्मल, फॉर्मल, NGO या फिर इनफॉर्मल। देखो शिक्षा दो प्रकार से होती है, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। फॉर्मल में क्या होता है, रेगुलर क्लास जाएंगे, उसमें रेगुलर डिग्री मिलेगी, जैसे आप लोगों की स्कूलिंग होती है, रेगुलर स्कूलिंग होती है, रेगुलर कॉलेज होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो लोग जैसे मैरिड लोग हैं, या फिर जो लोग भी या फिर वंचित लोग हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं या फिर कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, तो इन संस्थानों का नॉन फॉर्मल का यूज करते हैं। नॉन फॉर्मल जैसे NIOS हो गया, स्टेट में होता है जैसे मध्य प्रदेश में MP भोज है, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, IGNOU है। तो ऐसी यूनिवर्सिटी जो है नॉन फॉर्मल में आती हैं, जो कि डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू आपको डिग्रियां प्रदान करती हैं, एजुकेशन प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ऐसे पारिवारिक और सामुदायिक संसाधन क्या हैं जिन पर बच्चे सामूहिक रूप से आकर्षित हो सकते हैं। आपको ये बताना है कि ऐसे पारिवारिक और सामुदायिक संसाधन क्या हैं जिनसे बच्चे सामूहिक रूप से आकर्षित होते हैं। सदस्यता पूंजी, संरचनात्मक पूंजी, राजकोषीय पूंजी या फिर सामाजिक पूंजी। देखो, व्हाट आर द फैमिली एंड कम्युनिटी एंड फैमिली एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या होता है, दैट चिल्ड्रन कैन ड्रा अपॉन कलेक्टिविटी कॉल्ड, ठीक है, कलेक्टिवली कॉल्ड मेंबरशिप कैपिटल, स्ट्रक्चर कैपिटल, फिजिकल या फिर सोशल कैपिटल। तो देखो इसका जो आंसर हो जाएगा सामाजिक पूंजी। जो समाज के द्वारा जो मतलब एक ढांचा कुछ लोगों के घरों का ये समाज मिलकर बना होता है, और इसमें जो भी इसकी जो पूंजी या फिर जो इसके संसाधन है, रिसोर्सेस हैं, तो उसके परिवार और समुदाय बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं, सारे लोग आकर्षित होते हैं बेसिकली। तो यही पूछा है यहाँ पे, 5 का आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, समस्या को सुलझाने की रणनीतियों में छात्रों को संलग्न करने और उनकी सोच को आगे बढ़ाने का तरीके क्या है। तो आपको ये बताना है कि समस्या को सुलझाने और रणनीतियों में छात्रों को संलग्न करना है, तो उनकी सोच को आगे बढ़ाने का क्या क्या तरीका हो सकता है। अवधारणात्मक गठन, पूछताछ, व्याख्याओं का उपयोग कर लो, या फिर बार बार प्रश्न को संबोधित करो। इससे तो बच्चा इरिटेट होगा। दोस्तों से अच्छे बात करना, ये तो फिर टॉपिक ही अलग हो जाएगा। उन्हें अतिरिक्त कक्षेतर कार्य देना है, मतलब कक्षा से विपरीत कार्य, जैसे कक्षा में लेसन पढ़ाया जा रहा है, उनको दे दो, जाओ झाड़ू लगाओ स्कूल में, तो ऐसे ही कह सकते हो। तो समस्या में को सुलझाने की रणनीतियों में छात्रों को संलग्न करना है, यानी आप कोई भी प्रॉब्लम्स है या फिर किसी भी टॉपिक में समझ में नहीं आ रहा है या कुछ भी हो रहा है उन बच्चों को, तो उसको सॉल्व करने के लिए पहले बच्चों को कहोगे कि कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए क्या कर सकते हो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अवधारणात्मक गठन, पूछताछ और व्याख्याओं का उपयोग, यानी एंगेज करना स्टूडेंट को इन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी एंड एक्सटेंडेड देयर थिंकिंग में। तो यूज ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, इंक्वायरी एंड सिंटेक्स का यूज करेंगे, ठीक है। 6 का आंसर पहला, ना कि ये सब तीनों नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ते हुए किस प्रकार के तर्क की विशेषता बताई जाती है। आपको ये बताना है कि जनरल टू स्पेसिफिक की ओर बढ़ते हुए किस प्रकार के तर्क, यानी तर्क की बात कर रहे हैं, लॉजिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रीजनिंग की बात करें, व्हाट टाइप ऑफ रीजनिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय मूविंग फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर या स्पेसिफिक, ठीक है। तो पारगमन तर्क एंड ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, आगमनात्मक तर्क एंड इंडक्टिव रीजनिंग, या फिर निगमात्मक तर्क एंड डिडक्टिव रीजनिंग, या फिर प्रकुलात्मक तर्क यानी हाइपोथेटिकल रीजनिंग। तो इसमें किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, निर्गमनात्मक तर्क, डिडक्टिव रीजनिंग। बेसिकली इन सब चीज़ों में किसका प्रयोग किया जाए, जनरल टू स्पेसिफिक में डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। तो 7 का आंसर 3 हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन रहते हैं ये, बेसिकली बहुत रिपीट की हुई क्वेश्चन है, और इनका जो टॉपिक है मतलब बेसिक क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं, सीधे आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब अप्लाइड CDP नहीं रहती है। तो काफ़ी इजी रहता है, 30 में 30 लाना, थोड़ा सा प्रैक्टिस और मोर देन क्वेश्चन अगर कर रहे हो तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। मैं खुद कराया हूँ, लगभग 25वां ये पार्ट है, इसके आगे भी मैंने लगभग 30-35 पार्ट कराने हैं, लगभग आपको 1500 से ऊपर प्लस क्वेश्चन रहेंगे। मुझे लगता है आपको सबको करना चाहिए। स्मृति का वह कौन सा भाग है जो वैसी सूचना संग्रहित करता है जिनकी सचेत रूप से जानकारी नहीं रहती। आपको ये पूछ रहा है कि स्मृति का वह कौन सा भाग है जो वैसी सूचना संग्रहित करता है जिनकी सचेत रूप से जानकारी नहीं रहती है, यानी वो अनकॉन्शियस रहता है, कॉन्शियसली नॉट अवेयर ऑफ, नॉट कॉन्शियसली अवेयर, ठीक है। तो पार्ट ऑफ मेमोरी द स्टोर इन्फॉर्मेशन दैट नॉट कॉन्शियसली अवेयर, ठीक है। ड्यूअल मेमोरी, एक्सप्लिसिट मेमोरी या फिर इम्प्लिसिट मेमोरी या फिर कॉन्शियस मेमोरी, यानी दोहरी स्मृति, स्पष्ट स्मृति, अंतर्निहित स्मृति या फिर सुगढ़ स्मृति। तो आप इसको ये देखो, ऐसे देख सकते हो, ये रहा टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में थोड़ा सा ये है चार्ट। यहाँ देखो,
मेन क्या है, सेंसरी मेमोरी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है, फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी है। लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर क्या है, एक्सप्लिसिट मेमोरी और इम्प्लिसिट मेमोरी है। एक्सप्लिसिट यानी डिक्लेरेटिव मेमोरी से कह सकते हो, इम्प्लिसिट को प्रोसीड्यूरल। और एक्सप्लिसिट मेमोरी के दो पार्ट हैं, एपिसोडिक मेमोरी और सिमेंटिक मेमोरी। तो ये स्ट्रक्चर याद रखना है, ये बहुत सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। तो इसमें पूछा क्या है, बेसिकली पूछा ये है कि स्मृति का कौन सा वो भाग है जो सूचना संग्रहित करता है जिनकी सचेत रूप से जानकारी नहीं रहती है, यानी इम्प्लिसिट मेमोरी। ये कौन सा पार्ट रह जाएगा, ये वाला पार्ट, इम्प्लिसिट मेमोरी ये रहा, ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी के पार्ट है। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, 8 का आंसर इम्प्लिसिट मेमोरी, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, वह घटना क्या है जिसमें किसी शब्द या अवधारणा में के पूर्व में संपर्क में आने के बाद का स्मरण आसान हो जाता है। आपको ये बताना है कि वह एक कोई घटना है और वो घटना को क्या बोल सकते हो, जिसमें किसी शब्द या अवधारणा, कोई शब्द हो या अवधारणा के पूर्व में संपर्क में आने के बाद का स्मरण आसान हो जाता है। मतलब पीछे कोई चीज़ अगर देखो तो आप उसको स्मरण करना बहुत आसान हो जाएगा, मतलब उसको आपको मेमोरी में डाटा फीड हो जाएगा। तो प्राइमिंग है, व्युत्पत्ति है, अचेतन प्रत्यक्षीकरण है, या फिर अवचेतन स्मृति है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, व्हाट इज द फिनोमिनन वेयर इन प्रीवियस एक्सपोजर टू वर्ड आर कॉन्सेप्ट मेक लेटर रिकलेक्शन ईजियर। तो इसको सबकॉन्शियस मेमोरी में होती है, यही है जो डाटा प्राइमिंग में होता है, सबकॉन्शियस में नहीं होगा, प्राइमिंग होता है, प्राइमिंग में ये होगा, इसमें वो घटना आपको याद आएगी, ठीक है। तो 9 का आंसर पहला नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, किसी परीक्षा के संचालन के दौरान बच्चों को कहानी सुनाने के लिए कहा जाता है, ठीक है। कोई परीक्षा संचालन किया जा रहा है, उस दौरान मतलब मान लीजिए इंटरव्यू या फिर कोई परीक्षा ही हो रही है, तो उसमें बच्चों को कहानी सुनने के लिए कहा जा रहा है, तो वह किसके अंतर्गत आएगी, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, बाल अंतर्बोध परीक्षण यानी CAT, कैट टेस्ट, या फिर मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी यानी MMPI टेस्ट, या फिर वेचस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन यानी WICSC, ठीक है। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट यानी TET विषयात्मक परीक्षण के अंतर्गत आएगा। तो आपको ये बताना है परीक्षा के दौरान जो कहानी सुनने का प्रोसेस है किसके अंतर्गत आ सकता है। चिल्ड्रन आर आस्क्ड टू नरेट स्टोरी ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच टेस्ट, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी, विच सेलेस्ट इंस्टॉलिंग स्केल, या फिर थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, ठीक है। तो 10th का जो आंसर हो जाएगा कैट के अंतर्गत आता है। इसमें यही कहानियाँ या फिर कहानी जैसे चीज़ों से पर्सनालिटी टेस्ट के बेसिकली ये टॉपिक है। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट पर्सनालिटी टेस्ट है, इसमें बच्चे से कहानी के माध्यम से उसकी पर्सनालिटी को मापा जाता है कि वह किस प्रकार की चीज़ों को एनालिसिस करता है, सोच सकता है, देख सकता है, उसकी पर्सनालिटी किस चीज़ को एक्सेप्ट करती है, तो इससे देखा जाएगा, ठीक है। बाकी ये टेस्ट बहुत ही मतलब मैं आपको बता दूँ, ये टेस्ट जो है लगभग एक टेस्ट है हर पेपर में इन्होंने पूछ रखा है पिछले सालों के। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आगे भी आने वाले जो पेपर है उसमें 1-2 टेस्ट की रहने की संभावना है। जैसे आप इसको ही ले लो, इंक ब्लॉट टेस्ट हो गया, ये आपका WICS हो गया, कैट हो गया, टैट हो गया, कोई भी टेस्ट हो गया, तो आप लोग इसको सब पिछली सीरीज अगर देखते आ रहे हो सबका एक नोट डाउन करते जाना, उसको एक बार एक पेज में लिख के उसको याद कर लेना परीक्षा के टाइम में, ठीक है। तो 10 का जो आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, शिक्षार्थी स्वायत्तता किसकी विशेषता है, आपको बताना है जो शिक्षार्थी की स्वायत्तता है मतलब एक लर्नर्स की जो इंडिपेंडेंट है, ऑटोनॉमी है, तो किसकी विशेषता है, औपचारिक शिक्षा की या फिर पारंपरिक शिक्षा की, प्रगतिशील शिक्षा की, समावेशी शिक्षा की। लर्नर्स ऑटोनॉमी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किसका है, फॉर्मल एजुकेशन, ट्रेडिशनल, प्रोग्रेसिव या फिर इंक्लूसिव। तो जो इसका आंसर हो जाएगा 11 का, देखो प्रोग्रेसिव एजुकेशन, शिक्षार्थी की स्वायत्तता, चाइल्ड सेंट्रल लर्निंग, ये सब किसमें समाहित हो जाएगा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। ये सब चीज़ों को वरीयता दी जाती है, इसी से मिलकर बना होता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन में, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत ये सब आएगा। तो 11 का आंसर 3rd हो जाएगा। बिहेवियरल क्वेश्चन है, बहुत ईजी है और इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। टाइम बचा के आप अन्य सब्जेक्टों में यूज करना चाहिए। देखो रेवेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट देखो ये दूसरा टेस्ट आ गया है। पहला आपने कैट देखा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में ये देख सकते हो, और यही टेस्ट से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है। 12 नंबर रेवेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट किसको मापता है, इंटेलिजेंस को, पर्सनालिटी को, एटीट्यूड को, फिर मोटिवेशन को। तो रेवेन महोदय को आप देख सकते हो, ये रहे आपके रेवेन महोदय, इन्होंने इंटेलिजेंस पे मुख्यतः काम किया है, ठीक है। इन्होंने मुख्यतः इंटेलिजेंस पे काम किया है।
तो यही पूछा है कि रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक टेस्ट जो है किसको मापता है, तो इंटेलिजेंस को मापता है। ठीक है, 12 का आंसर फर्स्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, पियाजे के अनुसार बच्चों का डाट विकास 4 चरणों के माध्यम से प्रगति कर रहा है। आपको ये बताना है जीन पियाजे महोदय की बच्चों का यानी कोग्निटिव डेवलपमेंट उन्होंने दिया था ना, तो वही बताना है आपको कि बच्चों का डाट विकास 4 चरणों के माध्यम से प्रगति कर रहा है। फिजिकल के माध्यम से, इमोशनल, भावनात्मक, फंक्शनल, कोग्निटिव। तो बेसिक इजी है, बहुत इजी है, ये तो जनरल रूल है। अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इन प्रोग्रेसिव थ्रू 4 स्टेज। ठीक है, तो ये कोग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेज की थ्योरी थी। शायद इमेज भी होगा, देखो नहीं है, कोई बात नहीं, काफी कॉमन बेसिक है, वैसे ही समझ में आ रहा है। ठीक है, तो 13 का आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, कई लोग जो उस समय जब वे सुन रहे थे कि राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी, तो आपको पता होगा राजीव गांधी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे और उनकी हत्या की गई थी। ठीक है, तो उन्हें ठीक से याद है कि वे कहाँ थे और वे क्या कर रहे थे। यहाँ किस प्रकार की स्मृति दर्शाई गई है, ये बता रहा है बेसिकली कि कई लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा कि राजीव गांधी कहाँ थे, क्या कर रहे थे जब उनकी हत्या हुई थी। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि वह किस प्रकार की मेमोरी है, आपको टाइप ऑफ मेमोरी बताना है। ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, पूर्व दीप्ति स्मृति यानी फ्लैशबैक मेमोरी, घोषणात्मक स्मृति यानी डिक्लेरेटिव मेमोरी, या फिर सेंसरी मेमोरी या संवेदी स्मृति, या फिर अर्थगत स्मृति। देखो कोई भी घटना को याद करना तो सीधे सीधे देख के ही समझ में आ रहा है फ्लैशबैक मेमोरी, मतलब पीछे जितनी घटनाएं हुई हैं उसको याद रखने वाली मेमोरी को क्या बोल सकते हो, फ्लैशबैक मेमोरी। पूर्व दीप्ति स्मृति, इसको हिंदी इंग्लिश में भी देख लेना जब आप लोग हिंदी वाले हो तो। 14 का आंसर फर्स्ट हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, काफ़ी ईजी है, मस्त लगे रहो, करते रहो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, शिक्षार्थियों को डाट अपवादात्मक श्रेणी के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। किस अपवादात्मक श्रेणी के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा? नॉर्मल यानी साधारण, रिटार्डेड यानी मंद, गिफ्टेड यानी प्रतिभाशाली, या फिर स्लो यानी धीमे। आपको बताना है शिक्षार्थियों को अपवादात्मक श्रेणी के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। लर्नर्स लर्नर्स नॉट इंक्लूडेड अंडर एक्सेप्शनल कैटेगरी। एक्सेप्शनल कैटेगरी किस चिल्ड्रन को एक्सेप्शनल कैटेगरी के अंतर्गत नहीं शामिल किया जाएगा? तो नॉर्मल वाले को, रिटार्डेड को, गिफ्टेड को, स्लो को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा नॉर्मल, सीधी सी बात है। नॉर्मल बच्चे जो होते हैं उनको कहीं भी शामिल नहीं किया जाता है, जबकि मंद को भी एक्सेप्शन में रख सकते हैं, उनको एक कैटेगरी अलग कैटेगरी बना के पढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनकी लर्निंग जो होती है धीरे होती है। प्रोग्रेसिव प्रतिभाशाली यानी गिफ्टेड वालों को भी अलग रख सकते हैं, क्योंकि इनकी जो लर्निंग होती है काफ़ी तेज होती है। स्लो वालों को भी बीच में रख सकते हो अलग से कहीं पे, लेकिन नॉर्मल जो होते हैं सारे मिल के पढ़ते हैं। ठीक है, तो 15 का जो आंसर हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, यदि एक शिक्षार्थी को पढ़ने में कठिनाई होती है तो उसे किस प्रकार की अधिगम अक्षमता है? आपको ये बताना है कि यदि एक शिक्षार्थी को पढ़ने में कठिनाई हो रही है, ठीक है, तो उसे किस प्रकार की अधिगम अक्षमता है। इफ ए लर्नर हैज डिफिकल्टी इन रीडिंग देन व्हाट टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। अगर उसे पढ़ने में समस्या हो रही है तो ये टाइप ऑफ डिसेबिलिटी का क्वेश्चन है। कई प्रकार की डिसेबिलिटी पूछा है आरटीई में, ADHD, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्मोर्फिया, तो उसी में से एक ये डिसेबिलिटीज का क्वेश्चन आ चुका है और पिछले सीरीज में ये सब क्वेश्चन सीरीज आ चुके हैं। ठीक है, तो 16 का जो आंसर हो जाएगा इसमें डिसलेक्सिया के अंतर्गत ही आता है, ये आप देख सकते हो। कॉमन डिसलेक्सिया प्रॉब्लम क्या क्या है? स्पाशियल प्रॉब्लम यानी नेविगेशन करने में दिक्कत हो सकती है, लेफ्ट राइट कोऑर्डिनेशन में दिक्कत हो सकती है, कहीं आना आना, और स्पेलिंग से रिलेटेड भी हो सकती है, डिसलेक्सिया के अंतर्गत आएगा। सिमिलर साउंड का कन्फ्यूजन वगैरह। राइटिंग के अंतर्गत भी आएगा डिफिकल्टीज गेटिंग आइडिया टू ऑन पेपर यानी ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम। मेमोरी इशू में डेट्स, सीक्वेंसेस, फोन नंबर्स वगैरह याद करने में प्रॉब्लम होती है। रीडिंग के लिए मूविंग अल्फ़ाबेट्स यानी ए का बी या बी का ए, कोई भी वर्ड लिखा है तो उसका उल्टा लिखना। ओवरलैपिंग टेक्स्ट यानी एक दूसरे पर अतिव्यापित हो जाना, ये सब दिखेगा। लिसनिंग में भी ऐसे ही सीक्वेंसेस, नॉइज डिस्ट्रैक्शन, हियरिंग प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं। तो ये कॉमन डिसलेक्सिया प्रॉब्लम है, बेसिकली काफ़ी ईजी है और ये क्वेश्चन लगभग पूछता है, बहुत ही मोस्ट टॉपिक है, याद रखना। 16 का आंसर डिसलेक्सिया क्या है, ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, एक शिशु को पिता को अन्य पुरुषों से अंतर करने में समय लगता है। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि एक शिशु जो है अपने पिता को पहचानने में, अंतर करने में समय लगता है कि जो अन्य व्यक्ति हैं ये हमारे पिता नहीं, ये बल्कि ये व्यक्ति हमारा पिता है।
तो यही पूछ रहा है कि विकास का यह दृष्टिकोण निम्न सिद्धांत के कारण होता है। किस सिद्धांत के कारण होता है? यह विकास का जो दृष्टिकोण है किस सिद्धांत के कारण होता है? तो जब बच्चा छोटा होता है 0 से 1 से 2 सालों में, तो वैसे वो उस समय की ये स्थिति है। आपको ये बताना है होल टू पार्ट है का, तो ये जो डेवलपमेंट हो रहा है कि मतलब वो पहले तो पहचान नहीं रहा है क्योंकि सारे व्यक्ति उसको एक जैसे लगते हैं, नॉर्मल रहता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे पहचानता है कि नहीं ये वाला जो व्यक्ति है वही हमारा पिता है, मतलब उसमें कुछ स्पेशल डिफरेंसेस पता चलने लगते हैं कि उनकी अलग, उनका नाक कान हाथ पैर जो भी है। तो पार्ट टू होल, जनरल टू स्पेसिफिक, सेंटर टू पेरीफेरी, यानी किस प्रकार का उसका डेवलपमेंट होता है कि इन चीज़ों को पहचानने लगता है। तो ये जनरल टू स्पेसिफिक यानी सामान्य से विशिष्ट। पहले तो सामान्य सारे आदमी एक जैसे उसको लग रहे हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे पहचानने लगता है कि नहीं ये वाला आदमी अलग है, ये वाला मेरा फादर हो सकते हैं, ठीक है। 17 का आंसर 4, ये रूल काम करेगा वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18, प्रसिद्ध शरीर क्रिया विज्ञानी यानी फिजियोलॉजिस्ट, शरीर क्रिया विज्ञानी है, ठीक है, जिसका शास्त्रीय अनुकूलन यानी क्लासिकल कंडीशनिंग पर कार्य किया गया है। बाल मनोविज्ञान को क्षेत्र को प्रभावित करता है। वे हैं, कौन है वो? एडवर्ड थार्नडाइक, वोल्फ्गांग कोहलर, जीन पियाजे, इवान पावलोव। सीधा डायरेक्टली बेसिक क्वेश्चन पूछा है, बहुत ईजी है, आप लोग सोच सकते हो कितना ईजी क्वेश्चन है। टॉपिक का नाम दिया है, आपको बताना है। हालांकि मैं दिखा देता हूँ इमेज भी, ये देखो। क्लासिकल कंडीशनिंग अगर थ्योरी भूल गई हो तो देख लो, क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया था? ये पावलोवियन थ्योरी यानी पावलोव महोदय, इवान पावलोव महोदय दिए थे। इसमें बेसिकली बिफोर और ड्यूरिंग आफ्टर क्या होता है ये सब इमेज में दिखाया गया है। बिफोर में क्या होता है, पहले बेल बजती है कि ये जो डॉग पे प्रयोग किया था वही समय, इसका हम विस्तृत नहीं बताएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन सीरीज है। इसका आपको अगर डिटेल में देखना है तो इस टॉपिक को देख लेना यूट्यूब में। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, कहावत एक सफलता के बाद अनेक सफलता मिलती है। आपको ये बताया गया है कि एक सफलता के बाद अनेक सफलता मिलती है, एक कहावत है। अधिगम के किस नियम पर लागू होता है? अब आपको बताना है, सीडीपी में जोड़ लो, उसको कोरिलेट कर लो। अधिगम को किस नियम में लागू हो सकता है? ये लॉ किसने दिया था? कमेंट बॉक्स में लिखो, नहीं बता ही देता हूँ, थार्नडाइक ने दिया था। अगर तुम लोगों को पता हो तो जरूर लिखना क्योंकि काफ़ी फेमस ये रहे, ये भी काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। तो अधिगम के किस नियम पर लागू होता है? अभ्यास के नियम पे, तत्परता के नियम पे, प्रभाव के नियम पे या सफलता के नियम पे? नथिंग सक्सेस लाइक सक्सेस, नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस, ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट है। एप्लीकेशन टू विच ऑफ फॉलोइंग लॉ ऑफ लर्निंग, किस लॉ ऑफ लर्निंग में लागू होता है? लॉ ऑफ एक्सरसाइज, रेडीनेस या फिर इफेक्ट या सक्सेस? देखो जो ये प्रभाव है सफलता का वाला, ये प्रभाव के नियम पे लागू होता है, लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव के नियम पे ये चीज़ें लागू होती हैं। तो ये भी काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है, इसको भी नोट डाउन या फिर याद रखना। 19 का 3rd। क्वेश्चन नंबर 20 व्यवहारिक उद्देश्य की विशेषता क्या है? आपको ये बताना है। द कैरेक्टरिस्टिक व्यवहार आप बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव क्या है? नॉन ऑफ देव मतलब इनमें से कोई नहीं। अब इनमें से कोई नहीं, कौन से? ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल यानी अवलोकनीय उपमेय, ऑब्जर्वेबल एंड इमेंसूरेबल यानी अवलोकनीय और असीमित, फिर नॉन ऑब्जर्वेबल गैर अवलोकनीय। तो 20 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा? अवलोकनीय और परिमेय, ठीक है। 20 का आंसर 2nd। व्यवहारिक उद्देश्य की विशेषता है, ऑब्जर्व करिए और उसको मापन करिए उसके आधार पर। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, निम्नलिखित में से प्रेरणा का मानवतावादी दृष्टिकोण क्या है? आपको ये बताना है। ये टॉपिक भाई साहब ये तो लगभग इन्होंने हद कर दी। एक भी ऐसा पेपर होगा जिसमें ऐसे ना पूछा हो, और किसी पेपर में इन्होंने 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा है। काफ़ी मोस्ट टॉपिक है, वेरी वेरी मोस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ह्यूमनिस्टिक व्यू ऑफ मोटिवेशन? मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक याद रखने से 2 नंबर तो आपका क्लियर ही है। आत्मसम्मान की आवश्यकता और आत्मतृप्ति, धारणा, सफलता, श्रेय, असफलता, लक्ष्य, उम्मीद और आत्म प्रभावकारिता, प्रलोभन, सुदृढ़ीकरण और दंड देने वाला। तो आपको यही बताना है प्रेरणा का मानवतावादी दृष्टिकोण क्या हो सकता है? नीड ऑफ सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ फुलफिलमेंट, बिलीव्स, एट्रीब्यूट्स एंड सक्सेस एंड फेलियर्स, गोल, एक्सेप्शनल एंड सेल्फ एफिशिएंसी, या फिर इंसेंटिव, रिइंफोर्सर एंड पनिशर। इमेज देख लो पहले, ये रहा। ये थ्योरी किसने दिया था? काफ़ी मोस्ट थ्योरी है। तो अब्राहम मास्लो की ये थ्योरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको पता ही होगा 5 स्टेज में दिया था। एक मानव की आवश्यकताओं से रिलेटेड, तो मानव की सबसे पहली कौन सी आवश्यकता होती है? साइकोलॉजी में रहना, खाना, सोना, घर होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद सेफ्टी, कि अगर रहना, खाना, सोना हो गया तो फिर घर हो जाए। फिर 3rd नंबर क्या है? लव एंड बिलोंगिंगनेस, मतलब एक फ्रेंडशिप हो, जो भी है ये सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। स्टीम में क्या होगा?
सेल्फ स्टीम वगैरह जितने भी उसके आत्मविश्वास हैं, मतलब उसके जो समाज में चीज़ें होती हैं उसको मिले। फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, फिर वो समाज के लिए इन सारे स्टेजों को अगर पार कर जाएगा 5वां स्टेज में पहुँच जाता है। हालांकि ये सब व्यक्तियों में कभी कभी, सारे ही व्यक्तियों में नहीं होता लगभग, क्योंकि सब 1-2 स्टेज में ही रुक जाते हैं, कोई 3 स्टेज में, कुछ लोग पहुँचते हैं यहाँ पे। तो यही पूछा है कि निम्नलिखित में प्रेरणा के मानवतावादी दृष्टिकोण क्या है। तो सीधे से बात है, इसमें आप देखिए के बता सकते हो कि आत्मसम्मान की आवश्यकता और आत्मतृप्ति, यानी शुरुआत आत्मसम्मान से हो सकती है और आत्मतृप्ति पे खत्म होती है, यानी सेल्फ स्टीम टू सेल्फ फुलफिलमेंट। 21 का पहला दिया किसने था? अब्राहम मास्लो। थ्योरी का नाम क्या है? फेमिनिस्टिक थ्योरी, या फिर द हायरार्की ऑफ मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, नैतिक विकास पर कोहलबर्ग या कोहलबर्ग होगा, कोहलबर्ग लिखा है, के सिद्धांत में विकास के कितने प्राथमिक चरण मौजूद हैं। आपको ये बताना है नैतिक विकास के कोहलबर्ग के सिद्धांत में कितने प्राथमिक चरण मौजूद है। प्राथमिक चरण की बात कर रहा है ये, ठीक है, पूरे थ्योरी की बात नहीं कर रहा है, प्राथमिक चरण। हाउ मेनी प्राइमरी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आर प्रेजेंट इन कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो पता ही होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, देख लो यहाँ पे, ये कोहलबर्ग थ्योरी का चार्ट है जिसमें लेवल आपको बताया गया है। तो यही पूछ रहा है कि कौन कितने लेवल हैं, कितने प्रकार हैं। तो प्री कॉन्सेप्शनल मोरालिटी, कन्वेंशनल मोरालिटी और पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, ठीक है। और इसके अंतर्गत फिर 6 टॉपिक हैं, पहले में 2, दूसरे में 2, तीसरे में 2, ठीक है। और इसके ये एग्जाम्पल वगैरह हैं। तो यहाँ पे देखो क्या पूछा क्या है, नैतिक विकास के पर कोहलबर्ग के सिद्धांत में कितने विकास के कितने प्राथमिक चरण हैं। तो 3, ठीक है, प्री कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। क्वेश्चन नंबर 23, डॉट ने अनुमोदित किया है कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। किसने अनुमोदित किया है कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है? जॉन डेवी ने, फ्रॉयड ने, फ्रेडरिक फ्रोबेल ने, फिर मौरियो मोंटेसरी ने। तो ये भी काफ़ी बेसिक थ्योरी है सीडीपी की और बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लगभग पूछता है। तो फ्रेडरिक फ्रोबेल महोदय ने ये चीज़ों के बाद अनुमोदित किया कि जो बच्चे होते हैं उन सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, ठीक है। तो आंसर 23 का फ्रेडरिक फ्रोबेल, यानी 3rd नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए जनाब, डॉट बच्चों की रचनात्मक सोच के संवर्धन के लिए रचनात्मक कौशल अभ्यास के लिए पुस्तकें हैं। आपको ये बताना है कि किस बच्चों को रचनात्मक सोच के संवर्धन के लिए, रचनात्मक सोच के लिए नहीं बल्कि रचनात्मक सोच के संवर्धन के लिए। यहाँ पे देखो संवर्धन दिया है, संवर्धन को आप क्या बोल सकते हो? एनरिचमेंट, है ना, ये बोल सकते हो, ठीक है। तो रचनात्मक कौशल के लिए अभ्यास के लिए कौन सी पुस्तकें? समृद्ध पुस्तकें, विचार पुस्तकें, एकीकृत पुस्तकें, रचनात्मक पुस्तकें। डॉट आर क्रिएटिव स्किल्स प्रैक्टिस बुक, क्रिएटिव स्किल प्रैक्टिस बुक फॉर चिल्ड्रन फॉर द इनरिचमेंट ऑफ देयर क्रिएटिव थिंकिंग। तो इनरिचमेंट बुक्स, आइडिया बुक्स, इंटीग्रेटेड बुक्स या फिर क्रिएटिव बुक्स, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा आइडिया बुक, यानी विचार पुस्तकें। ये जो है आपके इनरिचमेंट, मतलब जो क्रिएटिव स्किल्स होती है उनको इनरिच करने का काम करते हैं आइडिया बुक्स, ठीक है। 24 का आंसर 2nd। ये क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, परिश्रम बनाम हिंसा किसकी थ्योरी? बहुत ही मोस्ट, ये भी सीधे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है। डॉट के एरिक्सन, तो नाम भी दे दिया है, बहुत अच्छी बात है। एरिक्सन के मनोसामाजिक चरण, तो आप लोगों को याद आई होगा, इनकी 8 स्टेज की थ्योरी है एरिक्सन की। ये मनोसामाजिक चरण यानी साइकोसोशल स्टेज इन्होंने दिया है, एरिक्सन महोदय ने साइकोसोशल स्टेज दिया है। कितने स्टेज में? 8 स्टेज में। उसी में से एक ये स्टेज है परिश्रम बनाम हिंसा, यानी इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। पूछा क्या है, ये प्रमुख घटक क्या है इस स्टेज की? प्रमुख घटक फैमिली है, पेरेंट्स हैं, आपके प्राइमरी कार्वेजियर यानी प्राथमिक सहायक लोग हैं, या फिर टीचर्स एंड पीयर्स यानी शिक्षक और सहपाठी हैं। मैं इमेज दिखा देता हूँ इसका भी, ये देखो। तो स्कूल एज के टाइम का साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। तो इसमें देखो इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी का ये चित्र बना है, जिसमें मेजर क्वेश्चन हाउ कैन आई बी गुड और बैड, मैं कैसे अच्छा या बुरा हो सकती हूँ। इसमें ये जो चिल्ड्रेन है थिंकिंग कर रहा है। यहाँ पे भी देखो बेसिक वर्च्यू कॉम्पिटेंस है, कॉम्पिटेंस यानी उसी से थ्योरी से रिलेटेड है। तो 25 का जो आंसर हो जाएगा टीचर्स एंड पीएस, यानी यहाँ पे देखो टीचर्स भी शामिल है एंड पीएस भी है, ठीक है, ये ग्रुप होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 25 का 1st नंबर होगा, 4 नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, किसी भी बाध्यता या इनाम, आपको ये बताना है बाध्यता या इनाम के अभाव में कुछ भी करने का जुनून, कुछ भी करने का क्या जुनून है।
व्यक्तिगत अभिप्रेरणा हो सकता है, सामाजिक अभिप्रेरणा हो सकता है, उपलब्ध प्रेरणा हो सकता है, फिर आकांक्षा का स्तर हो सकता है। बाध्यता इनाम के दौरान भी कुछ भी करने, तो बहुत सारी आपके पास हर्डल्स हैं, कठिनाइयाँ हैं, फिर भी अगर आप इनाम भी नहीं मिल रहा है और फिर भी आपको वो काम करना पड़े, तो उसके लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए, किस चीज़ की कौन सी डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो यही आपको बताना है। द पैशन फॉर डूइंग एनीथिंग इन द एब्सेंस ऑफ एनी कंपल्सन आर रिवार्डेड। इट्स व्हाट इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, एक्सटेंसिव मोटिवेशन अचीवमेंट है, या फिर लेवल ऑफ एस्पायरेंट्स है। इमेज देखो समझ में आएगा। ये देखो, ये कुछ मोटिवेशन के टाइप है, एक्सटेंसिव मोटिवेशन और इंटेंसिव मोटिवेशन। इमेज में दिख रहा है एक बोला, ये पीला वाला चाइल्ड फुटबॉल खेल रहा है। क्यों खेल रहा है? क्योंकि इसको रिवार्ड प्राप्त करना है। देखो इमेज बना है रिवार्ड का, इसको थिंकिंग में सोच रहा है। और सेकेंड वाला बच्चा क्या है, इसके लिए खेल रहा है क्योंकि वो मस्ती मजे के लिए खेल रहा है फुटबॉल को। तो यानी ये आप समझ सकते हो कि एक्सटेंसिव मोटिवेशन क्या होगा कि इसको आगे तक जाना है, मतलब अवार्ड लेना है या फिर इसको नाम करना है, उस क्षेत्र में बहुत कुछ करना है, और ये सिर्फ कुछ समय के लिए मजे के लिए खेल खेल रहा है। तो ये हो सकता है। दूसरा इमेज देखो, एक्सटेंसिंग वर्सेस इंटेंसिंग मोटिवेशन में क्या क्या हो सकता है। तो एक्सटेंसिंग में देखो लीडर बोर्ड, मनी पॉइंट्स, गोल्ड स्टार, प्राइजेज और ये पनिशमेंट, ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। और इंटेंसिंग में क्या होगा, जो आंतरिक मोटिवेशन है, ऑटोनॉमी होती है, पर्पज होता है, पैशन होता है, उसका बिलोंगिंगनेस होता है, सेल्फ नॉलेज होता है, लर्निंग होता है, ड्राइव होता है, फन होता है, लव होता है, मास्टरी होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो कितना बड़ा अंतर है। तो यही पूछा है बेसिकली कि बाध्यता इनाम होने पे किस प्रकार, आप समझ में आई होगा आंसर। 26 का आंसर सीधे सोच सकते हो क्या होगा। चलो मैं इसका बताऊंगा नहीं, बता देता हूँ। इंट्रिंसिक हो जाएगा, व्यक्तिगत अभिप्रेरण। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। 26 और समझ में आ गया होगा इमेज के बेस से। इस चैनल को अगर सब्सक्राइब लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले जितने वीडियो हों आप तक आसानी से पहुँचे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, निम्नलिखित में से क्या एक गलत धारणा नहीं है। आपको ये बताना है कौन सी एक गलत धारणा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ मिसकॉन्सेप्शन, आपको ये बताना है। तो वर्नाक्यूलर मिसकॉन्सेप्शन, कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्टेड आइडियाज, या फिर नॉन साइंटिफिक बिलीफ्स, या फिर प्री कन्विंस्ड नोटिस, ठीक है, यानी पूर्वाग्रही विचार, अवैज्ञानिक मान्यताएं, संज्ञानात्मक परस्पर विरोधी विचार, या फिर मातृभाषा मिथ्या बुद्धि। आपको ये बताना है कौन सी गलत धारणा नहीं है। बाकी 3 गलत धारणा है, एक गलत धारणा नहीं है। तो 27 का जो एक गलत धारणा नहीं होती है, तो ये पिछले पेपर में भी यही क्वेश्चन सेम टू सेम था, ये रिपीट किया इन्होंने। तो कहीं ना कहीं आपको ये आगे लाभ मिलने वाला है। अगर आप लोग ये क्वेश्चन सीरीज करोगे तो बहुत ही लाभ होने वाला है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन आपको आउटडेटेड हैं, जैसे थॉर्नडाइक थ्योरी हो गया, मास्लो की थ्योरी, हायरार्की थ्योरी, एक डिसेबिलिटी से क्वेश्चन है, एक टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सीधी सी बात है, बहुत ईजी होते हैं, रहने वाला है। इस बार के एमपीटेड पार समझो, थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा हार्डवर्क, थोड़ा सा क्वेश्चन सीरीज करते रहो। क्वेश्चन नंबर 21, जीवन भर होने वाले व्यवहार को समझने, समझाने और भविष्यवाणी करने का प्रयास करने के साथ साथ ऐसे सवालों के जवाब कौन देता है। आपको ये बताना है। वो स्ट्राइव टू आंसर सच क्वेश्चन एज वेल एज टू अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट बिहेवियर दैट अकर थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट, वाइगोस्की थ्योरिस्ट, या फिर फ्रायड थ्योरिस्ट, या फिर एरिक एरिक्सन थ्योरिस्ट। तो इसमें आपको बताना है 28 का आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें समझने, समझाने, भविष्यवाणी करने का प्रयास एक साथ साथ ऐसे सवालों को जवाब कौन देता है। तो कौन देगा, जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। इसी बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि आप पढ़ ही किस टॉपिक कर रहे हो, डेवलपमेंट, सीडीपी का एक पार्ट है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में बहुत सारे लोगों ने दिया है, जीन पियाजे, वाइगोस्की, कोहल, ठीक है, एरिक एरिक्सन, ये सब। 28 का आंसर पहला नंबर। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29, श्रवण शिक्षार्थियों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को उसे प्रोत्साहित करना चाहिए कि क्या करना चाहिए। श्रवण शिक्षार्थियों, किस शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए, श्रवण शिक्षार्थियों, लिसनिंग लर्नर्स को, ऑडिटरी लर्नर को टीचर्स वुड इनकरेज कैसे कर सकता है। यूज रीडिंग मटेरियल इन स्मॉल यूनिट्स का यूज करके, पार्टिसिपेट इन क्लब एक्टिविटीज एंड स्किल लिटरेसी वगैरह का यूज करके, पार्टिसिपेट इन डिस्कशन, या फिर यूज कलर्ड पेन एंड हाइलाइटर्स वाइल स्टडिंग, यानी छोटी इकाइयों में पठन सामग्री का उपयोग करके, क्लब की गतिविधियों, नाटक आदि में भाग लेकर के, चर्चा में सम्मिलित होकर पढ़ाई करते समय रंगीन कलम और हाइलाइटर्स का उपयोग करके। 29 का जो आंसर हो जाएगा डेवलपमेंटल, 29 का इसमें डेवलपमेंटल कहाँ है, चर्चा में सम्मिलित होना, यानी पार्टिसिपेट इन डिस्कशन। 29 का आंसर थर्ड, ठीक है।
उससे प्रोत्साहित कर सकता है टीचर श्रवण शिक्षार्थियों को। क्वेश्चन नंबर 13 देख लो। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी अधिगम क्या हो सकता है? द इफेक्टिव लर्निंग एज पर पियाजे's थ्योरी इज कंटेंट एक्विजिशन, रूट मेमोराइजेशन, एक्टिव लर्निंग, रीडिंग बाय हार्ट। यानी सामग्री मूल्यांकन, मूड याद रखना, सक्रिय अधिगम में एकाग्रता से पढ़ना। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा एक्टिव लर्निंग यानी सक्रिय अधिगम के अंतर्गत पियाजे के सिद्धांत के प्रभावी अधिगम क्या होता है? एक्टिव लर्निंग। ठीक है, इमेज भी देखो, इसकी भी इमेज होगी। ये रहा पियाजे पीरियड ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये सब दिए थे, उनकी थ्योरी है। दिख रहा होगा मुझे लगता है तुम लोगों को भी। फिर ये नेक्स्ट इमेज आ गया। ठीक है, ये थ्योरी यहीं पे, एक क्वेश्चन सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, तब तक जुड़े रहो, बने रहो और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।